हे गाइस, वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? बढ़िया बढ़िया होंगे ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। मैं सीए पंकज खिलेरी आपका स्वागत करता हूँ। बिना कुछ समय गवाए हुए हम शुरुआत करते हैं हमारे इस नए बैच की, जिसमें हम एबीएसटी के पेपर वन के बारे में डिस्कस करेंगे। पेपर वन के चैप्टर का डिस्कशन, उसके साथ उसके उससे जो क्वेश्चन आए हैं उनके क्वेश्चन नंबर साथ ही साथ लिखे गए हैं, ताकि आपको एक ओवरऑल आइडिया लग जाए कि कौन से चैप्टर से किस किस तरीके के कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए, किस तरीके के क्वेश्चन। तो जब हम चैप्टर पढ़ेंगे, देखिए, हम ये शुरुआत से ही हमारी अप्रोच रखेंगे कि जब चैप्टर कंप्लीट होगा तो उसी उसी समय उस चैप्टर से पूछे गए क्वेश्चन उसके लास्ट में उसी क्लास के अंदर डिस्कस कर लें, ताकि आपको पता चले ओवरऑल कि इस चैप्टर से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए। ये हमारा पूरी तरीके से कमिटमेंट है कि हम जो आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे उससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। आपका काम इतना है कि हम जो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं जो कंटेंट, आपको उसको पूरा बेहतर तरीके से तैयार करना है। क्लियर है? सर, हम हिंदी मीडियम के हैं, उस केस के अंदर क्या सिचुएशन रहेगी? तो ये बाकी जो भी बातें हैं वो सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे कि आप नेट अगर देनी है या नहीं देनी है, मतलब दे रखी है, सॉरी, देनी अगर नहीं हो रखी है तो आपको देनी है, तो उस केस के अंदर उसकी तैयारी साथ में कैसे करें वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है वो इस सेशन के एंड में करेंगे। तो ये सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर एबीएसटी की तैयारी करने वाले हैं। और नेट की भी तैयारी अगर साथ में करो तो किस तरीके से करो, या फिर जिसका एक बार जेआरएफ हो रखा है क्या उसे वापस से तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, नेट हो रखी है तो उसको सेट वगैरह की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इस तरीके के काफ़ी सारे क्वेश्चन जो वो हम लास्ट में एड्रेस करेंगे। क्लियर है? तो शुरुआत करें हम इस सिलेबस की। मैंने सिलेबस को थोड़ा सा चेंज किया है, मतलब है वही पूरा का पूरा, लेकिन लिखा कुछ अलग तरीके से, जैसी ज़रूरत है उसके हिसाब से लिखा है। देखिए, पहला जो चैप्टर बनाया है वो हमने बनाया जिसके अंदर बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में बात करने वाले हम। जिसमें देखिएगा, इसमें हम अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन, मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी, डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, अकाउंटिंग प्रोसेस, जबकि एक्चुअल में ये अकाउंटिंग प्रोसेस यहाँ लिखा है, बाकी एक्चुअल में ये जो थर्ड चैप्टर जो बनाया है वो हम पूरा अकाउंटिंग प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। जनरल एंट्री कैसे होती है, उसके बाद लेजर में किस तरीके से होता है वगैरह। ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, वेरियस यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल और कन्वेंशन। इससे क्वेश्चन कितने आए? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 क्वेश्चन इससे पूछे गए। किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए? बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन पूछे गए, जैसे कि एक तो ये इस तरीके का पूछा गया, जो कि आप 11th 12th की बुक के अंदर देखोगे तो एज इट इज इसी तरीके का डायग्राम दे रखा, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी किस तरीके से, उसके कॉन्सेप्ट से रिलेटेड सिंपल सिंपल से क्वेश्चन पूछे गए। उसके बाद में इसके यूजर्स के बारे में कि इंटरनल यूजर्स कौन से, एक्सटर्नल यूजर्स कौन से, इस तरीके के क्वेश्चन वगैरह। सिंपल सा ही आपका ये टॉपिक है, जिससे आपके 8 क्वेश्चन आए हैं, मतलब कि ये आपका काफ़ी वेट जो है वो रखता है। इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए वो ज़्यादातर आपके 11th 12th की बुक से उठाए गए। मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो 11th 12th की बुक से उठाए गए। फिर सेकेंड चैप्टर जो हमने इसको किया है वो है अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी, जिसमें से देखो, ये ऐसे चैप्टर जो वैसे बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो इस चैप्टर के अंदर फिट हो जाते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली जैसे एक फिक्स एसेट का क्वेश्चन पूछा गया था कि फिक्स एसेट का मतलब क्या है, तो वो अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी के अंदर जो कवर होता है। आप अगर 11th 12th की आरबीएससी की बुक देखोगे या एनसीईआरटी की बुक देखोगे तो उसके अंदर भी पर्टिकुलर ये इसी नाम से एक चैप्टर है और उसके अंदर काफ़ी सारी डेफिनेशन दे रखी है। या फिर ऐसा कैसा चैप्टर आप जो है वो सीए फाउंडेशन के अंदर देखोगे, ये नॉर्मली ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में मिलने वाला कंटेंट नहीं है। ये कंटेंट आपको 11th 12th के अंदर या सीए फाउंडेशन के अंदर जो है वो आपका पहला चैप्टर, उसमें 3rd यूनिट है या 2nd यूनिट है, उसके अंदर ये अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी दे रखी है, जिसमें क्वेश्चन बेसिकली बहुत ही आसान सा था कि फिक्स एसेट का मतलब क्या है। तो ये ऐसा है कि ये इसके साथ साथ बहुत सारी जगह भी हम इसको पढ़ते, लेकिन ये पर्टिकुलरली इसके साथ
सही मैच बैठता है कि भाई ये यहाँ से इसको कहा जा सकता है। उसके बाद में है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। ये अकाउंटिंग प्रोसेस का है। एक्चुअली अकाउंटिंग प्रोसेस जो चैप्टर 1 में लिखा है वो एक तरीके से ये पूरा का पूरा अकाउंटिंग प्रोसेस यहाँ पर आपका बनता है। अलग अलग हिस्सों में लिखा गया था सिलेबस में, जो आरपीएससी ने दिया, लेकिन अपन ने उसको कंबाइन किया है कि भाई सबसे पहले हम जर्नल एंट्री करते हैं, फिर उसके बाद में जर्नल एंट्री करने के बाद में जब ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं तो उसी वक्त सेकेंडरी बुक्स वगैरह भी होती है यहाँ पर। उसके बाद में हम लेजर वगैरह बनाते हैं। लेजर बनाने के बाद हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करते हैं, फाइनल अकाउंट जिसके अंदर क्लोजिंग एंट्री वगैरह। सीधा क्वेश्चन पूछा गया था क्लोजिंग एंट्री क्या होती है, ये क्लोजिंग एंट्री और फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट पार्ट 1 के अंदर जो है वो बैलेंस शीट, पार्ट 2 के अंदर जो प्रॉफिट एंड लॉस, इस तरीके के क्वेश्चन। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर रहा और काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए क्योंकि ये जो है वो बेसिक है। और ये भी आपको, इसको भी अगर आपको रेफर करना है तो मैक्सिमम आपको 11-12 की बुक्स, जितने पॉइंट है वो सारे के सारे नोट्स में कवर करके, 11-12 के अलावा भी अगर कोई एक्स्ट्रा पॉइंट है जो आपको पढ़ना चाहिए तो वो नोट्स के अंदर कवर है, तो उसकी चिंता आप मत कीजिएगा। आप ये मत सोचिएगा कि सर आप तो कह रहे हैं 11-12 सारी बुकें हमें पढ़नी पड़ेगी क्या। उनका निचोड़ हम प्रोवाइड करेंगे, उसकी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि ये कहाँ कहाँ से चैप्टर जो वो उठाए गए। तो इसमें से देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर जो वो रहा है। उसके बाद में देखिए ये चैप्टर जो है एएस और इंड एएस के बारे में, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आईएफआरएस के बारे में और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में। तो आईएफआरएस और इंड एएस के तो नॉर्मली अभी तक जो है क्वेश्चन सिंपल से क्वेश्चन पूछे गए, किस तरीके की ये वाला एएस नंबर जो है वो किससे रिलेटेड है और ये वाला आईएफआरएस नंबर जो है वो किससे रिलेटेड है। तो इंड एएस की और आईएफआरएस की जो लिस्ट है वो आप आज से ही रिकॉल करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि तब तक इस साल तक एंड तक ऐसा नहीं होने वाला है कि भाई इंड एएस और आईएफआरएस में आपसे मास्टरी की जो है एक्सपेक्टेशन की जाए, क्योंकि ये एक आपका चैप्टर ही है। तो इसके अंदर आप ऐसा नहीं कि आप इंड एएस सारे के सारे जो इन डेप्थ पढ़ें। इंड एएस के नाम और आईएफआरएस के नाम, और मेनली एएस, इंड एएस, आईएफआरएस, इनको इश्यू कौन करता है, इनके बीच बेसिकली जो है वो डिफरेंस क्या है, इस तरीके के पार्ट जो है वो आपको तैयार करना है। जिसमें से क्वेश्चन था 131, 132, 133 और 134। ये क्वेश्चन तो सिंपल से सीधे सीधे थे कि ये जो है वो किससे रिलेटेड है, और ये एक एस 2 का जो था उसके बारे में क्वेश्चन था। वो भी सिंपल सा ही क्वेश्चन था जिसमें एस को जो हम थोड़ा बहुत एलोबरेट कर लेंगे, जब हम एस के नाम लिखेंगे उसी वक्त उसके अंदर मेन मेन की पॉइंट जो है वो साथ में देख लेंगे, तो वो आपके लिए सफिशियंट होगा। तो 4 क्वेश्चन इससे आपके बने। इसके बाद में ये कुछ चैप्टर जो है वो क्या है, छोटे छोटे टॉपिक है। छोटे छोटे मतलब कि एक टॉपिक है उससे 1-2 क्वेश्चन, एक टॉपिक है 1-2 क्वेश्चन, इस तरीके से। जैसे कि आपका चैप्टर 5 जो है वो बनता है, चैप्टर 5 जो बनता है वो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जिससे एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 145 जो वो पूछा गया था। उसके बाद में नेक्स्ट जो है, ये देखो छोटे छोटे टॉपिक है ये, बिल ऑफ एक्सचेंज, जिससे एक क्वेश्चन पूछा गया था 146। और पार्टनरशिप, पार्टनरशिप जो है इसमें पार्टनरशिप 2 हिस्सों में है। बेसिक ये यहाँ से है पार्टनरशिप अकाउंटिंग, जिसमें एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ तक का, ये बेसिक पार्टनरशिप जिसे हम कहते हैं। और ये जो है पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह जो है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, जिसे हम एडवांस पार्टनरशिप कहते हैं। ये दोनों से मिला के जो वो 1 2 3 4 और 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो क्वेश्चन ये भी सिंपल से ही थे, ऐसे कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं थे, लेकिन आपको पूरी जो है वो इसकी नॉलेज होनी चाहिए। इतने तक ये, इसके बाद में एक डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग, इतने तक का मटेरियल जो है वो आपका मैक्सिमम, इसमें ज़्यादा जो वेटेज पूछे गए या ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे गए उनका ज़्यादा जो कंटेंट है आपको 11-12 की बुक से देखने को मिलेगा, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें थी। समझ पा रहे हो बात? क्योंकि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में इसका इतना ज़्यादा जो है वो इनको नहीं देखा जाता, क्योंकि ये 11-12 के अंदर देखे जाते हैं। उसके बाद में ये वापस कुछ छोटे छोटे चैप्टर जो है वो शुरू हुए, जिसके अंदर जो है वो जिनसे एक एक क्वेश्चन पूछा गया, एक एक दो दो क्वेश्चन पूछे गए, और इतने ही इनका इतना ही बनता है। जैसे प्राइस लेवल चेंजेज अकाउंटिंग, क्वेश्चन नंबर 3 था उस पे। हायर परचेज और इंस्टॉलमेंट पेमेंट मेथड, क्वेश्चन नंबर 4। अब ये है कि इसके अंदर क्या होता है,
आपको क्लासेस से फ़ायदा ये हो जाएगा कि इसमें आपको ये पता चल जाएगा कि भाई ये चैप्टर जो है वो हो सकता है देने को 5-6 पेज में दिया जाए, लेकिन क्वेश्चन इससे 3-4 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। मतलब कि क्वेश्चन बनने का जो कंटेंट है वो एक ही पेज का है, उससे ज़्यादा का कंटेंट इसका है नहीं। तो पढ़ना है एक बार पूरा, समझना है पूरा एक बार, लेकिन साथ ही साथ आपको इस तरीके से रिवाइज उसी दिन कर लेना है, समराइज कर लेना है कि आप एग्जाम से पहले वाले दिन जो मेन मेन पॉइंट है वो सारे आपके नज़र में आ जाए। क्लियर है भाई? उसके बाद में ये छोटे छोटे टॉपिक, ये वॉयज अकाउंटिंग जो कि नॉर्मली बीकॉम के बुक्स के अंदर चलता है। एक सेकंड भाई ना, वॉयज अकाउंटिंग क्वेश्चन नंबर 7, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा टॉपिक है। अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो इससे पूछा गया था, डायरेक्टली इसका नाम लेके, चैप्टर का नाम लेके क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद में है एनपीओ से, इससे भी एक ही क्वेश्चन पूछा गया था। ये एनपीओ भी 11-12 की बुक में भी है और बीकॉम ग्रेजुएशन की बुक्स के अंदर भी ये चैप्टर जो वो आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप जो कंटेंट जहां से सेलेक्ट कर रहे हो ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आप इस मामले में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहिएगा। अगर आप हमें ज्वाइन करते हैं तो उस केस के अंदर आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा वादा है कि हम जो आपको नोट्स और जो क्लासेज है उससे बाहर जाने नहीं देंगे, क्योंकि जो यूनिवर्सिटीज़ की बुक्स है वो और जो 11-12 की बुक्स जो है वो सारी की सारी इसके अंदर इनकॉर्पोरेट करेंगे, उसकी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में ये जो है कंपनी अकाउंटिंग, कंपनी अकाउंटिंग से काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए थे। काफ़ी अच्छा, मतलब कि बाकी जो है छोटे-छोटे अभी तक आ रहे थे वैसा नहीं है इसमें थोड़ा। ये जो एनपीओ से एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6, ये इंट्रोडक्शन टू कंपनी अकाउंट। ये जो अब शुरू हो रही है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, अभी तक जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग शुरू हो रही थी। एक्चुअल में उन्होंने क्या कर रखा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग, हम जो है वो अकाउंटिंग पूरी साथ में देख रहे हैं। तो कंपनी अकाउंटिंग, उसमें काइंड्स ऑफ कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी किस तरीके की होती है, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, इस पे क्वेश्चन था कि कंपनी जो बनती है तो उसका प्रोसेस जो किस तरीके से रहता है, पहले क्या होता है उसके बाद क्या होता है। उसके बाद में शेयर कैपिटल और इश्यू ऑफ शेयर, इश्यू ऑफ शेयर्स के अंदर जो है वो सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम के यूज, उसके ऊपर एक क्वेश्चन था। अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन, इश्यू ऑफ शेयर सेट प्रीमियम और डिस्काउंट, किस केस के अंदर प्रीमियम पे इश्यू हो सकता है, डिस्काउंट पे हो सकता है या नहीं हो सकता है, इस तरीके की बातें थी। 1 2 3, ये 10 और क्या रहे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 9 क्वेश्चन जो है वो इससे पूछे गए। तो ये भी आपका एक अच्छा वेट रखने वाला चैप्टर है। उसके बाद में उसके बाद में प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, कैलकुलेशन ऑफ मैनेजरियल रेमुनरेशन, सीधा क्वेश्चन पूछा गया था मैनेजरियल रेमुनरेशन के अंदर कि अगर होल टाइम डायरेक्टर मैनेजर और वो नहीं है तो उसके इसके अंदर मैक्सिमम कितना दिया जा सकता है। डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट, इस पे भी सीधा कंपनी प्रॉफिट, इस पे भी क्वेश्चन पूछा गया था। डिविडेंड देते वक्त जो कौन कौन से रिजर्व वगैरह इस्तेमाल हो सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड वगैरह, ये जो है इस पे। एक्चुअली ये चैप्टर पहले और ज़्यादा थोड़ा इंपॉर्टेंस रखता था, क्योंकि जब डीडीटी भी होता था, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, लेकिन वो अब हट चुका है। इससे क्वेश्चन है 1 2 3 और 4, 4 क्वेश्चन यहाँ से आए हैं। फिर है बायबैक ऑफ शेयर्स एंड ट्रेजरी स्टॉक, एक क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन था इसके अंदर। उसके बाद में है इश्यू ऑफ बोनस शेयर एंड राइट शेयर, ये अब छोटे छोटे टॉपिक है जो कि कंपनी से रिलेटेड है, तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में उन्हीं के साथ में दे रखे थे। इश्यू ऑफ बोनस शेयर और राइट शेयर, एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। और उसके बाद में रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। इसमें एक्चुअली इश्यू देखिए, प्रेफरेंस शेयर का तो क्या लिखा है, रिडम्पशन, क्यों, क्योंकि इश्यू ऑफ शेयर्स ऊपर लिखा गया है, और इश्यू एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, तो इश्यू ऑफ डिबेंचर पे 1 2 क्वेश्चन है जो कि मैंने यहाँ कवर किए हैं। तो देखिएगा भाई, इस पे क्वेश्चन है आपके। हम्म इस पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 21 22 और 23। उसके बाद में अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनी, देखो इसके ये ऐसा है कि इन चैप्टर को जब भी देखा है मैंने साथ ही देखा है। तो वैसे अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग कंपनी अलग है और अकाउंट्स ऑफ इंश्योरेंस कंपनी
अलग है। लेकिन जब मैंने सीए में पढ़ाया तब भी इनको साथ पढ़ाया है, सीए इंटर के अंदर, एडवांस अकाउंट के अंदर, या फिर जिसमें भी बीकॉम एमकॉम में जहाँ भी पढ़ाई ये साथ ही दिखे। तो मैंने कहा कि फिर इनको, इनके ओनर की लिंक आरोप मैं मेरे ऊपर क्यों लूं, मैंने इनको साथ ही रखा है। एक एक क्वेश्चन दोनों से आए, बैंकिंग कंपनी और इंश्योरेंस कंपनी, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन थे। इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, उनके जो शेड्यूल नंबर है उन पे क्वेश्चन बन सकता है। बाकी इंश्योरेंस कंपनी की अकाउंटिंग कौन बताता है और बैंकिंग कंपनी की अकाउंटिंग कौन बनाता है, इस पे क्वेश्चन बनता है। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पे जो क्वेश्चन बना था वो आप पार्टनरशिप अगर अच्छे से कर रखी होती तो भी आप कर सकते थे। बाकी एक अलग से दे रखा है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, इस पे एक क्वेश्चन है, और उसके बाद में वैल्यूएशन ऑफ शेयर, उससे नेक्स्ट टॉपिक है, उस पे भी एक एक क्वेश्चन दे रखे हैं। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पे क्वेश्चन नंबर 30 था और वैल्यूएशन ऑफ शेयर पे क्वेश्चन नंबर 31 था। अमालगमेशन ऑफ कंपनी, जब ये चैप्टर तो बहुत बड़ा है लेकिन क्वेश्चन इससे एक ही आया था। चैप्टर जो है वो ये बेशक बहुत बड़ा चैप्टर है लेकिन क्वेश्चन इससे एक ही था। उसके बाद में इंटरनल और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन इंक्लूडिंग, और ये कंसोलिडेशन और स्प्लिट, ये अलग से लिखा है कंसोलिडेशन एंड स्प्लिट ऑफ शेयर, बाकी है इसी का इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का पार्ट। दो क्वेश्चन इससे पूछे गए थे 19 और 32। उसके बाद में होल्डिंग और सब्सिडी कंपनी चैप्टर, ये भी काफी बड़ा है लेकिन क्वेश्चन इससे भी दो ही पूछे गए, और क्वेश्चन इससे दो ही पूछे जाते हैं। एक्चुअल में क्या होता है, कई स्टूडेंटों से ये बात हुई तब ये पता चला कि उन्होंने स्टेट्स में भी ये गलती की कि जो बड़े चैप्टर थे उनके अंदर उन्होंने बड़े प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी ट्राई किए। आपको ये ध्यान रखना है कि आपका एग्जाम पेपर है जो एमसीक्यू बेस्ड है, तो आपसे क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड ही पूछे जाएंगे। तो आपको इनके कोर कॉन्सेप्ट को समझना है, बड़े प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जा सकते। तो आप कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। होल्डिंग कंपनी और सब्सिडी कंपनी मेनली इनमें अगर देखोगे ना तो कॉन्सेप्ट वाइज तीन ही क्वेश्चन बनते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल से रिलेटेड, माइनॉरिटी इंटरेस्ट इंटरेस्ट से रिलेटेड, और कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस से रिलेटेड। तो एक तो क्वेश्चन माइनॉरिटी इंटरेस्ट का सीधा क्वेश्चन पूछा गया था, एक अनरियलाइज प्रॉफिट जो था उसका क्वेश्चन पूछा गया था। अगर आप कॉन्सेप्ट इसका अच्छे से समझ लेंगे तो इसके क्वेश्चन भी आप आसानी से कर सकते थे। लिक्विडेशन ऑफ कंपनी बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन थे। लिक्विडेशन के वक्त क्या होते हैं, एक तो इसके अंदर क्या चीजें, शेड्यूल वगैरह जो है उनको आपको ध्यान रखना, और एक पेमेंट का जो तरीका है कि पहले किसको पेमेंट होगा, बाद में किसको पेमेंट होगा, बाद में किसको पेमेंट होगा, उसका ध्यान रखना है। तो दो क्वेश्चन थे और दोनों क्वेश्चन इसी तरीके के थे कि एक तो पेमेंट का सीधा तरीका था कि भाई ये अमाउंट है तो पहले पेमेंट किसका होगा उसके बाद में किसका होगा। डबल अकाउंट सिस्टम, ये जो है ये एक तरीके से यूं है आपकी चिंताएं बढ़ाएंगे, बाकी इनके क्वेश्चन जो वो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, इनके अंदर आपको कोई चिंता करने की खास जरूरत पड़ेगी नहीं। क्वेश्चन नंबर 38 इससे आया था। देखिए ये शुरुआत में बातें मैं इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि आपको पता रहे ओवरऑल कि हर चैप्टर जो है वो कितना इंपॉर्टेंट रखता है। अब ये छोटे छोटे टॉपिक है, अकाउंटिंग फॉर एग्रीकल्चर फॉर्म, अकाउंटिंग फॉर एग्रीकल्चर फॉर्म एक क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था। ये चैप्टर 39 यूं ही लगा दिया मैंने, ये आगे वाले पेज पे, सॉरी। अच्छा ये मैंने क्वेश्चन वो, हाँ सही है, सॉरी। उसके बाद में गवर्नमेंट अकाउंटिंग, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, एक ही क्वेश्चन बना है इसका, सिंपल सा बना। कॉर्पोरेट सोशल अकाउंटिंग, सोशल अकाउंटिंग किसका सब फील्ड है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बना था 42। उसके बाद में है अकाउंट्स ऑफ सॉलिसिटर, ये अब सारे छोटे छोटे टॉपिक है, मतलब कि आप पढ़ोगे, एक्चुअल में ऐसा नहीं है कि इनका सॉलिसिटर का कोई अलग तरीके से अकाउंट मेंटेन होता, बस कैश अकाउंट, कैश बुक जो है वो थोड़ी सी अलग हो जाती है, तो वो चीजें आपको इसके अंदर ध्यान रखनी पड़ेगी। अकाउंट्स ऑफ सॉलिसिटर एक क्वेश्चन था इसका, मैंने शायद नंबर हो सकता है चूक गया। अकाउंट्स ऑफ हॉस्पिटल, फोरेंसिक अकाउंट के अंदर जो एक क्वेश्चन बना था 41 का। उसके बाद में अब देखो हॉस्पिटल की अकाउंटिंग के लिए अलग से कोई क्वेश्चन बन नहीं सकता है, जैसे टूर एंड ट्रेवल्स के लिए कुछ अलग से बन नहीं सकता, बस आपको सिलेबस में दे रखा है इस वजह से आपको इसको पढ़ना होगा, बाकी इससे क्वेश्चन जो है वो अलग से बनाना मुश्किल हो जाता है। बेसिक फाइनेंशियल अकाउंटिंग फॉर एमएफआईएस,
जिससे एक क्वेश्चन बना था, क्वेश्चन नंबर 43। उसके बाद में है, एक सेकेंड, उसके बाद में वैल्यू एडेड अकाउंटिंग का कोई खास क्वेश्चन था नहीं, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग का एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 119। नेक्स्ट आते हैं अपन कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर। देखिए ये थोड़ा सा आपको लगेगा कि सर ये जो है एक तरीके से काफी थ्योरेटिकल चल रही है क्लास, लेकिन ये है कि शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक बार इसका ओवरव्यू देना चाहता हूँ, ताकि आपको ओवरऑल पता रहे कि हर चैप्टर की इंपॉर्टेंस क्या है। हम पूरा पढ़ेंगे उस वक्त हम हर हर क्लास में ये चीज़ जरूर ध्यान रखेंगे कि ये क्लास हुई, उस क्लास के बाद में उसके एमसीक्यू साथ ही साथ हो, और उसके बाद में प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यू आपको टाइम पर मिल जाए। तो ये चीज़ें खास हम ध्यान रखेंगे, तो उस वजह से आपको भी ये पता होना चाहिए कहाँ कहाँ से क्वेश्चन उठाए गए हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट एंड कॉस्ट कंट्रोल क्वेश्चन नंबर 47 इससे डायरेक्ट था, बाकी ये बेसिक है, बेसिक ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग से काफ़ी सारे क्वेश्चन जो वो इस चैप्टर की कैटेगरी में डाले जा सकते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड, ये जो दो क्वेश्चन थे कि इसमें कौन सा मेथड जो वो लगता है, तो ये उससे रिलेटेड थे। बाकी पर्टिकुलर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर था 51। उसके बाद में एक प्रोसेस कॉस्टिंग से रिलेटेड पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा गया था, ये कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग से 51 था। एक प्रोसेस कॉस्टिंग से जो है 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, कि जो प्रोसेस में जब वो अलग नहीं हो जाते हैं तब तक के जो कॉस्ट होती है उसको हम क्या कहते हैं, उस तरीके का क्वेश्चन था। इंटर प्रोसेस प्रॉफिट पे एक क्वेश्चन था। बाद में सिंगल और यूनिट आउटपुट कॉस्ट और ऑपरेटिंग कॉस्टिंग जो सर्विस कॉस्टिंग है उस पर एक क्वेश्चन था, वो सिंपल सा ही क्वेश्चन जो है वो एक पूछा गया था। उसके बाद में ऑपरेशन कॉस्टिंग, मल्टीपल और कंपोजिट कॉस्टिंग, ये मेथड ऑफ कॉस्टिंग के अंदर ये सारे के सारे, तो इनसे क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद में नॉन इंटीग्रल और इंटीग्रल कॉस्ट अकाउंटिंग, सर इससे इतने सारे क्वेश्चन पूछे गए थे क्या? एक्चुअल में नॉन इंटीग्रल और इंटीग्रल के अंदर ही जो है अलग से कॉस्ट सीट लिखी नहीं है, तो मैंने इंटीग्रल और नॉन इंटीग्रल के अंदर ही कॉस्ट सीट वाले क्वेश्चन जो वो यहीं पर इंक्लूड किए, क्योंकि कॉस्ट सीट हमें इंटीग्रल और नॉन इंटीग्रल जब कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम पढ़ेंगे ना, तो उसके अंदर ये चीज़ें हमें देखनी पड़ेगी कि कॉस्ट सीट किस तरीके से होती है। तो यहाँ पर कॉस्ट सीट लिखी नहीं है, लेकिन ये मान लीजिए कि लिखी है, क्योंकि पढ़े बिना आप ये कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम इंटीग्रल और नॉन इंटीग्रल तभी समझ आएगा जब आप कॉस्ट सीट जो है वो अच्छे से जानते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आया काफ़ी, 1 2 3 4 5 और 6। क्लियर है? इसके बाद में नेक्स्ट जो है वो मार्जिनल कॉस्टिंग से, मार्जिनल कॉस्टिंग, ब्रेक इवन एनालिसिस वगैरह इस पे क्वेश्चन आए हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आए हैं 1 2, और ये टोटल 1 2 3 4 5 और 6 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी है जो मान लीजिए जैसा उसका मार्जिनल से भी लिंक बनता है और जैसा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से भी बनता है, मान लीजिए, तो उस केस के अंदर मैंने उसको दोनों जगह भी लिखा है। ऐसे 2 3 क्वेश्चन ऐसे भी है। बजटरी और बजट वगैरह के बारे में क्वेश्चन थे 1 2 3 लगातार, सिंपल से ही क्वेश्चन थे कि ये वाली सिचुएशन है तो ये जो बजट बनेगी ये कौन सा बजट बनेगा, या इस वाली सिचुएशन में कौन सा बजट बनेगा, इस तरीके के सिंपल से क्वेश्चन थे। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में काफी अच्छे क्वेश्चन थे, मतलब कि नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो काफी थे। कैलकुलेशन बेस्ड थे कि ये है, ये वाली सिचुएशन है, इसके अंदर मटेरियल वेरिएंस कैलकुलेट कीजिए, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस कैलकुलेट कीजिए। कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन में दो दो ही क्वेश्चन जो है वो अच्छे जगह से पूछे गए थे। एक तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से कैलकुलेशन बेस्ड 3 जगह से, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से, एक आपके मार्जिनल से, मार्जिनल से वैसे हार्ड नहीं थे, इजी थे, लेकिन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस के क्वेश्चन पूछे गए थे। और एक आपका लिवरेज के अंदर जो है वहां से एक अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था, क्योंकि लिवरेज के अंदर नॉर्मली हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जो है वो इग्नोर करके चलते हैं, वहाँ प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कंसीडर करके क्वेश्चन पूछा गया था। तो मेनली अगर देखें तो पूरे पेपर के अंदर, पहले पेपर के अंदर 2 3 क्वेश्चन जो थे वो थोड़े से डिफिकल्ट थे, बाकी क्वेश्चन जो एवरेज कैटेगरी के थे। भाई क्लासेज जो भी है ना, देखो प्रैक्टिकल क्लासेज लाइव रहने वाली है तो लाइव ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि अब इसमें क्या होता है कि फेस टू फेस में तो आगे वाले का चेहरा देख के समझ आ जाता है कि इसको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा होता है तो उस केस के अंदर हम हाथों हाथ उसको अप्रोच चेंज करके भाई और बिल्कुल बेसिक से चलते हैं।
ऑनलाइन के अंदर ये फैसिलिटीज है नहीं, तो उस वजह से थोड़ी सी दिक्कत हमें रहती है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा कोऑपरेट करके हमें टाइम टू टाइम मैसेज के जरिए, मतलब कि सॉरी कमेंट के जरिए आपको हाथों हाथ बताना होगा कि भाई ये वाली चीज़ें जो है मेरे को समझ नहीं आई, तो हम दोबारा उसको उसी वक्त डिस्कस कर देंगे। थ्योरी क्लासेज जो है वो रिकॉर्डेड रहे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उनको लाइव रखने में ड्यूरेशन अननेसेसरी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। प्रैक्टिकल क्लासेज लाइव रहे तो ही मज़ा आता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट चूक गया उसके बाद में आप उसके कॉन्सेप्ट के बारे में क्वेश्चन पूछो तो फिर वो मज़ा नहीं है। उसका मज़ा तभी है जब वो आप एट द टाइम सेम टाइम पे आप करो। क्योंकि जैसे मैं डिविडेंड पॉलिसी का कोई फॉर्मूला जो है वो समझा रहा हूँ, उसके आपको शुरुआत में चीज़ समझ नहीं आई या लास्ट में चीज़ समझ नहीं आई, तो वापस जब आप डाउट पूछेंगे तो मुझे वो शुरू से, अगर उसी टाइम पूछा तब तो मैं हाथों हाथ वहीं पर उसको क्लियर करवाऊंगा। लेकिन अगर बाद में पूछेंगे तो फिर मुझे पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो वापस पढ़ाना पड़ेगा। समझ पा रहे हो बात? तो प्रैक्टिकल जितनी भी क्लासेज है, अकाउंट, कॉस्ट, एफएम, स्टेट्स, इनकी लाइव क्लास रहने वाली है, तो आप लाइव ही ज्वाइन कीजिएगा। और अगर आप तैयारी करने का सोच रहे हैं और आप ये चाहते हैं कि आप तैयारी करें और क्लासेस लें, तो ये डिसाइड करके पहले दिन से ज्वाइन कीजिएगा ताकि आपको इसका पूरा फायदा मिले। एबीसी कॉस्टिंग से एक क्वेश्चन था, सिंपल सा ही क्वेश्चन इससे पूछा गया था एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से, कि इसमें कौन से एक्सपेंडिचर जो है उनको कंसिडर किया जाता है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। उसके बाद में ट्रांसफर प्राइजिंग से एक तो इस तरीके का था कि भाई रेडीमेड मार्केट है तो उसके इसके अंदर ट्रांसफर प्राइसिंग किस पे होना चाहिए, और एक बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन थे। तो लाइफ साइकिल कॉस्टिंग एक बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, इस पे भी कोई खास इसमें डिफिकल्ट नहीं था। स्ट्रेटेजिक कॉस्ट और परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, ये काफी बड़ा टॉपिक है, लेकिन क्वेश्चन इससे दो ही थे, और क्वेश्चन दो ही बनने चाहिए थे इससे वैसे, क्योंकि आखिर टॉपिक तो एक ही है। मैकेनिकल अकाउंटिंग और ईडीपी, ये वैसे यूं तो देखे तो है तो अकाउंटिंग के अंदर, लेकिन इन्होंने कॉस्ट अकाउंटिंग लिखा है तो अपन ने वहीं पर लिखा है साथ में। दो क्वेश्चन पूछे गए थे, ये कंप्यूटर के एप्लीकेशन पे हैं, बिल्कुल सिंपल से ही क्वेश्चन थे। 79 और 80 प्रोडक्टिविटी अकाउंटिंग इम्प्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर फॉर कॉस्ट कंट्रोल और प्लानिंग वगैरह पे, इससे दो क्वेश्चन 81 और 82 पूछे गए। एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन इन कॉस्ट रिडक्शन प्रोग्राम, ये एक्चुअल में इससे क्वेश्चन इस वजह से नहीं बना क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन जो बेसिक थे कॉस्ट अकाउंटिंग के, वो क्वेश्चन जो है वो अल्टीमेटली इसी में कवर किए जा सकते हैं। उसके बाद में आता है आपका मैन। जी यहीं से शुरू हो जाता मैनेजमेंट। फिर उसके बाद में बात करें मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बेसिक्स पे क्वेश्चन जो थे वो काफ़ी थे, सॉरी दो ही थे, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी। हम्म। ऑब्जेक्टिव और स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्वेश्चन नंबर 83 और 84 जो है वो इससे पूछे गए थे। सिंपल से क्वेश्चन थे मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में। रेशियो एनालिसिस 85, 86 और 87। कैपिटल गियरिंग रेशियो मान के चलिए कि पिछली बार भी पूछा गया था, इस बार भी पूछा जाएगा, यहाँ भी पूछा जाएगा, इंटरव्यू में भी पूछा जाएगा, क्योंकि बाकी के रेशियो जो है वो थोड़े सिंपल है। कैपिटल गियरिंग रेशियो थोड़ा सा जो है वो याद करने में, क्योंकि उसको ध्यान कम दिया जाता है, नाम से पता नहीं चलता है। तो ये चीजें जो आप ध्यान रखिएगा शुरुआत से। कैश फ्लो, फंड फ्लो स्टेटमेंट, इनसे काफी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे। ये जो आगे वाले पेज पे जो शुरुआत में क्वेश्चन थे वो सारे सारे यही थे, इससे काफी क्वेश्चन पूछे गए थे। 88, 89, 90, 91, 92, 93 और 94, 1 2 3 4 5 6 और 7। कैश इक्विवेलेंट की डेफिनेशन में क्या कवर होता है? ये जो है इनकम है वो ऑपरेटिंग में आएगा, इन्वेस्टिंग में आएगा, फाइनेंसिंग में आएगा, ये सोर्स है या एप्लीकेशन है, ये वाला ट्रांजैक्शन में सोर्स हो रहा है या एप्लीकेशन हो रहा है। तो फंड फ्लो और इससे क्वेश्चन काफी थे। उसके बाद में कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी और डिसीजन और कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये वैसे कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर साथ ही पढ़ते हैं, हम तीन पार्ट में पढ़ते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर, कि भाई इस तरीके से पढ़ते हैं अपन कि भाई थ्योरीज क्या है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं, और उसके अलावा जो है वो इसके साथ ही हम पढ़ते हैं लिवरेज।
ठीक है, लेकिन इन्होंने अलग अलग दिए थे। इसके बाद में हम इसकी थ्योरी भी पढ़ते हैं, जिसके अंदर हम जो है वो इनकी रिस्क के बारे में बात करते हैं, बिजनेस रिस्क और फाइनेंस रिस्क के बारे में। तो कैपिटल स्ट्रक्चर से 1 2 3 4 5 6 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। अच्छा वेटेज जो है वो रखा गया, और इसको आप बेस रख सकते हैं, इसी तरीके से जो है वो इस बार भी पूछे जाएंगे। ठीक है, वैसे ऐसा नहीं किया उन्होंने कि किसी चैप्टर को वो छोड़ दिया। ये आप देख रहे हैं हर चैप्टर से क्वेश्चन जो है वो पूछे हैं, तो आप ये चीज ध्यान रखिएगा कि आपको सिलेबस का कोई भी पार्ट छोड़ के नहीं जाना है, सारे जो है वो पोर्शन जो है उसको कवर करके जाना है। 113 114 और 115 ये 3 क्वेश्चन जो है वो रहे। कैपिटल बजटिंग एंड एक्सपेंडिचर 1 और 2। उसके बाद में वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट और इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट का एक सीधा सा क्वेश्चन, जैसे एक ईओक्यू का सीधा क्वेश्चन जो वो यहाँ से पूछा गया था इन्वेंट्री मैनेजमेंट का। 1 2 3 और 4 क्वेश्चन जो वो यहाँ से पूछे गए। डिविडेंड डिसीजन से भी ठीक ठाक क्वेश्चन थे, ऐसा नहीं था कि नहीं थे। 2 क्वेश्चन जो डिविडेंड डिसीजन से, छोटा टॉपिक है, और 2 क्वेश्चन इससे भी पूछे गए। उसके बाद बैलेंस स्कोर कार्ड, छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन 2 क्वेश्चन पूछे गए। उसके बाद में मैनेजमेंट और परफॉर्मेंस जो है उसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मार्केट वैल्यू एडेड, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड और रिस्क एनालिसिस एंड रिस्क एनालिसिस, ये जो है इनसे क्वेश्चन पूछे गए थे 110 और 111। और उसके बाद में हम चलें ऊपर, रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, छोटा सा कॉन्सेप्ट है एक्चुअल में, कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर ही आता है, लेकिन इन्होंने अलग से लिखा था और इससे क्वेश्चन भी पूछा था उन्होंने। 112 नंबर क्वेश्चन जो है वो इससे पूछा था। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही छोटा सा, लेकिन इससे भी एक क्वेश्चन जो वो पूछा गया था। ये एक्चुअल में कैपिटल स्ट्रक्चर में हम साथ ही डिस्कस करते हैं, लेकिन इन्होंने अलग से चैप्टर बनाया। और लीज फाइनेंसिंग क्वेश्चन नंबर 117। इसके बाद में जो मुद्दे डिस्कस करने थे वो भी मैंने लिखे थे, तो हम्म, ये अभी तक आपको सही से विजिबल नहीं होगा, इस वजह से मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ। ये विजिबल होगा या नहीं होगा कोई बात नहीं, वैसे ये आपको कुछ बातें जो करनी थी वो मैं आपको पहले बता दूं। जैसे पहली बात जो है वो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कोर्स नया शुरू हो रहा है, तो ये चीज़ें आप शुरुआत से ध्यान देंगे ना तो आपको इसका फायदा मिलेगा। क्यों? ये सिलेबस की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि सिलेबस लेंथी है। समझ पा रहे हो बात? इसमें समझना बहुत ही आसान है, आप कोई भी चैप्टर पढ़ोगे समझ लोगे, बहुत ही आसानी से समझ लोगे, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है कि लास्ट में इसको समराइज कैसे करें। तो डे 1 से आपकी स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए कि आप जो है लास्ट टाइम के अंदर रिवीजन कैसे करेंगे उसको ध्यान में रखें। तो आपको क्या करना है, हर सब्जेक्ट के लिए एक एक नोटबुक लेनी है। अकाउंट के लिए, कॉस्ट के लिए, एफएम के लिए, टैक्स के लिए, ऑडिट के लिए और स्टेट्स के लिए कम से कम 6 नोटबुक तो आपको जो है वो परचेज करनी है। फिर उसके बाद में इन नोटबुक के अंदर ध्यान रखिएगा आप एक ही साइड के अंदर लिखें, दोनों साइड के अंदर नहीं लिखें। रीजन क्या होता है, जैसे मैं आपको एक नोटबुक बता दूं कोई भी, फॉर एग्जांपल जैसे ये डायरी है, तो उस केस के अंदर आप इस साइड में लिख रहे हैं ना, तो ये वाला पोर्शन खाली छोड़िएगा। सर इतना पैसा पैसा वेस्ट करवाने का कारण, इसका कारण ये है कि आप जब चैप्टर पढ़ोगे तो जैसे आपने एक चैप्टर को आपने एक पूरे पेज के अंदर समराइज किया, वो आपने इस राइट हैंड साइड में लिख दिया, लेफ्ट हैंड साइड खाली छोड़ रखा है। अब कल को कोई एमसीक्यू करते वक्त एक कोई अच्छा पॉइंट जो वो आपको दिखा और आपको लगा कि यार ये वाला पॉइंट मुझे एग्जाम के टाइम में पता रहना चाहिए, समझ पा रहे हो बात, तो उसको आप लेफ्ट साइड में लिख सकते हो। वैसे समरी नोट्स हम प्रोवाइड करेंगे, उससे बाहर नहीं जाएगा, लेकिन खुद के हाथों से लिखे गए नोट्स का मजा
उसी में रहेगा, तो वो आप शुरू से करेंगे तो उसका आप खुद से चेक कर लीजिए। एक बुक से एक पेज पढ़िए और एक खुद का लिखा हुआ एक पेज पढ़िए। आपको खुद से लिखे हुए पढ़े हुए पेज के अंदर जो समझ आएगी वो आपको किसी बुक से पढ़ने में समझ नहीं आएगा। तो जो नोट्स हम प्रोवाइड करेंगे वो किसी और के लिखे हैं, मतलब वो हमारे लिखे हैं आपके लिए, किसी और के लिखे हैं। जबकि आपके द्वारा लिखे गए नोट्स आप चाहे उन्हीं को एज इट इज कॉपी भी करें, लेकिन अपने हाथ से एक बार लिखें तो आपकी जो है उसको याद जो है वो अच्छे से होगा। उसके बाद में लाइव क्लास जो है वो डेली अटेंड करें। अगर आप कोर्स लेने का सोच रहे हैं ना, तो पहले दिन से ज्वाइन कीजिएगा। रीजन ये है कि अगर आप पहले दिन से ज्वाइन करेंगे, नहीं तो क्या होता है, 4 दिन बाद में करते हैं तो पुराना बैकलॉग इतना हो जाता है कि फिर जब क्लास ज्वाइन करते हैं तो आपको पहले वो पुरानी देखनी पड़ेगी, या फिर नहीं देखोगे तो बीच में से ज्वाइन करोगे तो फिर आपको उसमें उतना मजा भी नहीं आएगा। तो आप कोशिश करें कि आप जो है वो शुरुआत से क्लास ज्वाइन करें। और अगर नहीं हो पाता ऐसा तो फिर नए चैप्टर से आप उसको ज्वाइन कीजिएगा, मतलब ज्वाइन करके फिर क्लासेस देखना नए चैप्टर से शुरू कीजिएगा, और तब तक आप पुराना बैकलॉग जो वो हटाइए। लेकिन कोशिश कीजिएगा, मेरी ये आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप ये तय करते हैं कि आप क्लास लेंगे तो उस केस के अंदर आप पहले दिन से ही लें। क्लासेज के लिए डेमो क्लासेज वगैरह देखनी है तो आपको यूट्यूब चैनल पे भरी पड़ी है, कोई चिंता की बात नहीं है। हमारे ही चैनल पे चले जाइएगा, आपको अच्छे खासे मिल जाएगी क्लासेज। उसके बाद में क्लासेज का शेड्यूल किस तरीके से रहेगा, तो देखो पहली बात तो ये मैं बता दूं कि लाइव क्लासेज जो है वो हम सिर्फ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ही रखेंगे। रीजन ये कि थ्योरी सब्जेक्ट की लाइव क्लास के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत ये हो जाती है, क्लासेज अननेसेसरी लेंदी हो जाती है। और थ्योरी में ऐसा नहीं होता है कि भाई कोई पॉइंट के अंदर आपको डाउट है तो वो आप बाद में पूछेंगे तो समझ नहीं आएगा या फिर पूरा समझाना पड़े। प्रैक्टिकल में लाइव रखने का मेन रीजन ये होता है कि अगर कोई डाउट है तो वो उसी वक्त पूछा जाए। जैसे आप डिविडेंड पॉलिसी पढ़ रहे हैं और पूरा वॉल्टर जो वो पढ़ा और उस वक्त आपको कोई डाउट आया, उस वक्त अगर आपको समझना है तो सिर्फ एक दो लाइन के अंदर समझाया जा सकता है। जबकि अगर आप कल को इसको पूछोगे तो पहले मुझे वापस वॉल्टर का पूरा फॉर्मूला समझाना होगा और फिर आपका डाउट लेना होगा। इस वजह से प्रैक्टिकल क्लासेज जो है वो हम लाइव लेंगे, ताकि आपके डाउट ऑन द स्पॉट जो वो रहें। थ्योरी जो भी सब्जेक्ट है उनके क्लासेज आपको रेगुलर अपडेट होती रहेगी। उसके बाद में मंडे से क्लासेज का शेड्यूल किस तरीके से रहेगा, मंडे से लेके फ्राइडे तक क्लास रहेगी, सैटरडे ऑफ रहेगा, उसके अंदर आप रिवीजन करेंगे, और संडे को जो हम एमसीक्यू प्रोवाइड करेंगे उसको आपको अटेंड करना है। उसके बाद में ट्राई टू मेक टू वे कम्युनिकेशन। तो ऐसा है कि जिन्होंने भी कोर्स परचेज किए उनको मैंने पर्सनली कॉल की है, तो आपके पास मेरे नंबर है। जो भी डाउट हो आपको, वो हफ्ते में एक दिन आप मुझे कॉल करके या व्हाट्सएप के जरिए मुझसे ज़रूर पूछ लें, ताकि आपके वो जो डाउट है उनको अकुमुलेट नहीं होने दें। आप व्हाट्सएप करें तो व्हाट्सएप करके छोड़ दीजिएगा, जब भी मुझे समय मिलेगा मैं आपको रिवर्स बैक जो है वो आपका रेस्पॉन्स दे दूंगा, तो उसकी भी आप चिंता नहीं करेंगे सर। हम जो है कई बार क्या स्टूडेंट डाउट के लिए डाउट भेज के फिर हाथों हाथ बैठ जाता है कि सर का जवाब आएगा फिर उसके बाद में आगे पढ़ेंगे। नहीं, आप अपना पढ़ते जाइए, जब भी मुझे समय मिलेगा मैं आपको वापस जो व्हाट्सएप पे रिवाइज जो है वापस फीडबैक दे दूंगा, आंसर जो भी है दे दूंगा। तो कोशिश कीजिएगा टू वे कम्युनिकेशन रहे, और जो भी चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो अगर आप पहले से पढ़ के आए तो और ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि आपके डाउट जो भी पॉसिबल डाउट है वो भी साथ ही साथ कवर हो जाए। कनेक्ट विथ मी थ्रू पर्सनल व्हाट्सएप वगैरह, व्हाट्सएप से आप मुझे जो है वो पर्सनली कनेक्ट रहें। टेलीग्राम ग्रुप भी मैं अलग बना दूंगा, लेकिन जो भी डाउट हो वो आप हाथों हाथ पूछ लीजिएगा, ताकि आपके डाउट वहीं पर सॉल्व होते जाए। उसके बाद में एक क्वेश्चन जो है वो नेट एस्पिरेंट के है। तो दो तरीके कैंडिडेट है, एक तो जिन्होंने नेट जो है जिनका हो रखा है, और एक नेट जिनका नहीं हो रखा है। अगर आपका नेट हो रखा है तो उस केस के अंदर तो आप इसी की तैयारी में लग जाइएगा, अभी बहुत अच्छे से में लग जाइएगा। क्योंकि अभी नेट वापस जेआरएफ के लिए वापस दोगे तो आपका टाइम जाएगा। भाई यूं देखे तो हमारे लिए तो फायदा ही है कि अगर आप जेआरएफ के लिए करोगे तो 2 कोर्स खरीदोगे, लेकिन इन रियल अगर आप नेट हो रखी है तो एक बार आप सिर्फ और सिर्फ इस पे ध्यान दीजिएगा, बाकी पे मत दीजिएगा। एक बार नेट हो रखी है, आप एलिजिबल है, बात खत्म। अगर जेआरएफ की जरूरत पड़ेगी तो फिर बाद में देखेंगे। अगर आपकी नेट नहीं हो रखी है तो हमारा एक और चैनल है जिस पर नेट का काफ़ी सारा कंटेंट तो अपलोड है। यूट्यूब चैनल जो है एक और है जिसके ऊपर काफ़ी सारा नेट का कंटेंट अवेलेबल है। आप डिस्क्रिप्शन से जाके उसको चेक कर सकते हैं। हमारा कोर्स जो है वो OneExam.in ऐप पे नेट के लिए अवेलेबल है। अगर आपका नेट नहीं हो रखा है तो उस केस के अंदर तैयारी करो तो ऐसी कीजिएगा कि नेट के अंदर जेआरएफ क्लियर करो। और जिनका जेआरएफ हो रखा है वो वापस से दोबारा एग्जाम देके फिर जेआरएफ निकाले, उससे कोई मतलब नहीं है। एक्चुअली आप किसी और की सीट खराब कर रहे हैं भाई। अल्टीमेटली जस्ट 400 सीटें हैं जेआरएफ की।
अब उसमें से 50 लोग ऐसे जो हर बार ही जेआरएफ कर रहे हैं, क्या मतलब? एक्स्ट्रा आपको कोई फायदा मिलना नहीं, आप 50 किसी और की सीटें जो वो खा रहे हो सकता है भाई वो 50 किसी नीडी आदमी को, कोई और जरूरतमंद होता जिसको जेआरएफ करने में उसके स्कॉलरशिप के पैसे मिलते और उसको फायदा मिलता। तो अगर आपकी एक बार जेआरएफ हो रखे ना, संतुष्टि कर लीजिएगा, कोई एक्स्ट्रा फायदा नहीं होने वाला है। बिना फालतू चौड़ में घूमने से कोई मतलब नहीं कि मैंने 2 जेआरएफ निकाली, 3 जेआरएफ निकाली, एक जेआरएफ बहुत है, एक ही सफिशियंट है। क्योंकि फायदा कुछ मिलना नहीं है, आप बिना फालतू किसी के बीच में रोड़ा बनोगे तो उसकी बददुआ ही लगेगी, कोई फायदा आपको मिलना नहीं है। हिंदी मीडियम के लिए तो देखो भाई, क्लासेज जो है वो आपने देख रखी है, क्लासेज के अंदर कोई दिक्कत आनी नहीं है, पूरा हिंदी में ही समझाया जाता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम आनी नहीं है। शॉर्ट नोट्स जो वो मैं हिंदी में कन्वर्ट कर करके धीरे धीरे अपडेट कर दूंगा। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन कोशिश करेंगे हम कि वो पूरा आपको करवा दे। सर लाइव क्लासेज का टाइमिंग क्या रहेगा? तो लाइव क्लासेज का टाइमिंग जो वो इवनिंग में रहेगा, क्योंकि जितने स्टूडेंट लिए उनमें से मैंने जब जिनसे बात की उनमें मैक्सिमम जो है वो जॉब कर रहे हैं, तो मैक्सिमम जॉब कर रहे हैं, इस वजह से उनका दिन के अंदर उनको अटेंड करना उनसे पॉसिबल नहीं है। तो हम अभी के लिए कल के लिए जो क्लास का टाइम है वो इवनिंग के अंदर 6:30 से 8:30 रखेंगे, और फिर इस हफ्ते चलने के बाद अगले हफ्ते या उससे अगले हफ्ते जब क्लासेज का ड्यूरेशन बढ़ाना होगा तो 2 क्लासेज हम इवनिंग में रखेंगे, और एक ज़रूरत पड़ी तो मॉर्निंग में, या फिर इवनिंग के अंदर ही अगर सबकी सहूलियत हुई तो। क्योंकि नाइट के अंदर ऐसा नहीं कि आज के टाइम में कोई जल्दी सोने वाले हैं, तो अपन 6:30 से 9:30 10:30 तक भी चला सकते हैं, वो जैसे आपकी सहूलियत होगी। बाकी बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो जॉब कर रहे हैं, तो उस केस के अंदर हम चाहेंगे कि वो भी लाइव ही ज्वाइन करें, तो इस हिसाब से रहेगा। और आपके जो भी डाउट है कमेंट सेक्शन जो वो खुला है, आप पूछ सकते हैं हमें। बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।